बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, पीडीएम की क़यादत ने अपने अगले लाहे अमल का ऐलान कर दिया है। पीडीएम क्या करने जा रही है आपको बताते हैं। 31 दिसंबर को तमाम जो पीडीएम की क़यादत है वो अपने पार्टी अरकान से, जो नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली में उनके मुंतखब नुमाइंदे उनसे इस्तीफ़े लेंगे और 31 दिसंबर को ये इस्तीफ़े जो है पार्टी क़यादत के पास चले जाएंगे। फिर 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया है कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। 31 जनवरी के बाद हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और 1 फरवरी का टाइम दिया है कि 1 फरवरी को शेयरिंग कमेटी का इजलास होगा जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला किया जाएगा। यानी जितनी क्यास आराइयां थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, इसके साथ साथ इस्तीफों के हवाले से, वो क्लियर हो गई हैं। 31 दिसंबर को इस्तीफे पार्टी क्यादत के पास जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि स्पीकर के पास कब ये इस्तीफे जाएंगे और साथ यह भी कह दिया गया कि फरवरी में लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। इसके अलावा कल के जलसे के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि जलसा था, यह जलसी, ये हुकूमत कह रही है कि यह जलसा नहीं था, यह जलसी थी, एक छोटा सा जो है गैदरिंग थी क्राउड की। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से ट्वीट की। लेकिन इसके बरअक्स मरियम नवाज साहिबा कहती है लाहौर की तारीख में ऐसा जलसा कभी हुआ ही नहीं है। ये जो जलसा आप देख रहे हैं ये लाहौर की तारीख में उनके मुताबिक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लाहौर की तारीख में इतना बड़ा जलसा किया गया हो। 11 जमातों ने मिलकर ये जलसा किया है। इस जलसे के हवाले से आपको दिखाते हैं। ये जो आप फुटेज नाज़रीन देख रहे हैं ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब खिताब कर रहे थे, तो ये ग्राउंड के फुटेजेस हैं जो आपको नजर आ रही हैं, जिसमें आपको खाली ग्राउंड भी नजर आ रहा है और आपको कुछ लोग भी मीनार पाकिस्तान के अहाते में खड़े नजर आ रहे हैं, उस ग्राउंड में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कल के फुटेजेस हैं और ये फुटेजेस मैंने आपको इसलिए दिखानी है कि जो दावे किए जा रहे थे उस हवाले से क्या है। लेकिन इसके बरअक्स जो पीडीएम की क़यादत जो फुटेज चला रही है और वो भी आपको दिखाते हैं। ये ड्रोन से शॉट लिया गया नाज़रीन मीनार पाकिस्तान के ऊपर से, और इसमें जो है पीटीएम की क़यादत जो है और मरियम नवाज साहिबा ने ये ट्वीट किया कि इतना बड़ा जलसा था जब वो खिताब कर रहे थे। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब खिताब कर रहे थे तब की फुटेज बहुत वाज़ेह है आपके सामने कि कितने लोग थे ग्राउंड में। इसके साथ साथ एक और मैं जलसा प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि जब तहरीके इंसाफ का जलसा था 2011 का, तो वो भी जरा दिखाएं कि वो कितना बड़ा जलसा था, कितने ज्यादा लोग थे। क्योंकि कंपैरिजन हो रहा था मुसलसल के पाकिस्तान की सियासत में लाहौर का जलसा बड़ा अहमियत रखता है और कहा गया था कि ये इस जलसे के बाद जो है हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी भी तय करेगी, ओपोजिशन लाए अमल तय करेगी कि क्या होने जा रहा है। ये तीनों देख लिए। अब आपको दिखाते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि मशहूर हैं हर हवाले से। वो एक ना एक ऐसी बात कर जाते हैं जो भी जलसा होता है जो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इस अवाम की भी जो है आप कह सकते हैं उनके लिए तशवीश का बायस बनती है, एक तरह से उसकी मुजम्मत आती है। और अब क्या बात उन्होंने कही है जिस पे उन्हें माफी मांगनी पड़ी, आपको जरा ये रिपोर्ट सुनवाते हैं। हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। पीडीएम के लाहौर जलसे में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई के मुतनाज़ा बयान पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से रद्द अमल सामने आने लगा। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने महमूद अचकज़ई के बारे में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अचकज़ई को पीडीएम से निकालें वरना वो तारीख में पंजाब दुश्मन किरदारों के साथ पहचाने जाएंगे। सोशल मीडिया सार्फिन समेत हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों ने भी महमूद अचकज़ई के इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। सहाफ़ी सना बच्चा ने महमूद अचकज़ई के इस बयान को गैर जरूरी बयान करार दिया है। तो बैक वक्त एक ही जुम्बिश से तमाम सियासतदानों को या पंजाबी जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं उनको आप एक तारीख से खारिज कर देंगे तो ये अनफेयर होगा, ये सही बात नहीं होगी, ये ज्यादती होगी। सीनियर सहाफी सलीम साफी का अपने ट्वीट में कहना था कि बतौर पख्तून कराची में उर्दू जुबान के बारे में और लाहौर जलसे में पंजाबी कौम के बारे में मोहतरम महमूद खान अचकज़ई के रिमार्क्स की मजम्मत करता हूँ। इस तरह के फोरम्स पर तारीखी इख्तलाफी उमूर को छेड़ना बहादुरी है और ना ही दानाई है। वाज़ेह है इससे पहले भी महमूद अचकज़ई पीडीएम के कराची जलसे में उर्दू जुबान के हवाले से मुतनाज़ा बयान पर तनकीद का निशाना बने थे। ताहम मौजूदा मुतनाज़ा बयान पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से शदीद तनकीद के बाद महमूद अचकज़ई ने अपने ट्विटर पैगाम में पंजाबी कौम से माजरत की है।
जी, महमूद खान अचकज़ई साहब ने माज़रत की है, लेकिन ऐसे बयान दिए क्यों जाते हैं? लाहौर के जलसे में पंजाबियों के ख़िलाफ़ बयान दिया गया, कराची के जलसे में जो है उर्दू स्पीकिंग के ख़िलाफ़ बयान दिया गया। तो ऐसे बयान देना, और फिर असम्बली में जो महमूद खान साहब कह चुके हैं वो भी एक तारीख़ है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज मैं अपने पैनलिस्ट से आपको मिलवा दूँ। ब्रिगेडियर गजनफर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिक्स पे भी गहरी नज़र रखते हैं। अहमद जवाद साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। हमें ज्वाइन करेंगे सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले हुकूमत से जान लेते हैं कि अब तो आ गया, पीडीएम ने कहा है कि लॉन्ग मार्च करने जा रही है। जवाद साहब क्या करेंगे? पीडीएम ने तो 1 फरवरी को कहा है कि लॉन्ग मार्च करेगी। अगर आप लोगों ने इस्तीफे ना दिए 31 जनवरी तक, यानी आप ख़त्म ना की हुकूमत, खुद से आपको ख़त्म करनी है ये हुकूमत आप? अच्छा देखें, बात यह है कि पहले तो इनकी जो जलसों की सीरीज़ थी, ये उसका आखिरी जलसा था, और इस जलसे से पहले पीडीएम की लीडरशिप की तवक्कुआत या उनका जो क्लेम था, उसमें से एक तो ये था कि आर या पार। तो वो तो मैं समझ नहीं आया कि ये जलसा तो ख़त्म हो गया, वो किधर है आर तो किधर है पार। और दूसरा एक और मरीम नवाज़ की तरफ से स्टेटमेंट थी कि लाहौर में हमने आखिरी जलसा क्यों रखा है, यानी तवक्को ये थी कि लाहौर में जो आखिरी जलसा है ये कोई किसी कंक्लूजन या किसी एक ऐसे इम्पैक्ट की तरफ लेके जाएगा जिससे शायद कोई हुकूमत हिल जाएगी। लेकिन तो कल का कंसिडरिंग के कुछ ऐसा होगा? नहीं, मैं नहीं कंसिडर कर रहा था, नहीं। हाँ। मैं तो हरगिज़, मुझे तो पता था जो होना है, मेरा ख्याल है बहुत सारे अवाम को पता था क्या होना है, लेकिन मैं तो उन क्लेम्स की बात कर रहा हूँ, उन स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पीडीएम ने लाहौर के जलसे से पहले दी थी। अब आप लाहौर में एक 1.5 करोड़ आबादी के शहर की तरफ आ जाएं, जो कि सपोजेडली पीएमएलएन का जो है गढ़ रहा है, और वो समझते हैं कि अभी भी चूंकि हमारे वहाँ पे एमएनएज और एमपीएस जो है उनकी अक्सरियत है वहाँ पे, कोई शक भी नहीं है 2018 के इलेक्शंस में। तो एक ऐसे शहर में कि जहाँ पे उनके 30 से ज़्यादा जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव असम्बलियों में बैठे हों, तो आप खुद सोचें कि वहाँ पे जिस तरह की फुटेज आप दिखा रहे थे मुझे, और इस फुटेज से तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये आपने शुरू की है, दूसरी भी फुटेज दिखाई जी आपको। ये फुटेज जो है आपने वो दिखाई है जो कि बिल्कुल आखिर से शुरू हुई है और स्टेज तक गई है। और ये पीडीएम के बड़े लीडर नवाज शरीफ जो कि पीएमएलएन के उनके चेयरमैन हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि अगर ये फुटेज अगर आप देखें तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये कोई, इसको आप तहरीक इंसाफ का आप जलसा दिखा रहे थे, तो जो इमरान खान की आखिरी स्पीच थी उस जलसे में जो जोशो खरोश था, और जो पूरे पाकिस्तान में लोग टेलीविज़न के ऊपर बैठ के देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू भी रवां थे। अच्छा। वो एक और इमोशनल सेंटिमेंट था, जो वो जलसा इससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वो जलसा कंपैरिजन नहीं करेंगे हम। इसके हवाले से एक और आंखों में आंसुओं के हवाले से आपको एक और सवाल पुट करूंगा। आज भी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो बिजली महंगे होने पे हैं। आपने फिर बिजली महंगी कर दी है, लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूं, महंगाई का भी बता दूं। बात गजनफर साहब की तरफ जा रहा इन्हीं की वजह से। जी गजनफर साहब, सर मुझे ये बताएं कि सबसे पहले मैं आपके रिमार्क्स चाहूँगा महमूद खान साहब की स्पीच पे, जो कि लाहौर में खड़े होकर लाहौरियों के खिलाफ और पंजाबियों के खिलाफ थी। महमूद खान के क्या उसकी मैं कमेंट करूं? मतलब सेल आउट लोग जो होते हैं, जो अफगानिस्तान के टुकड़ों पे पड़ रहे हों, जो वहां जाके पैसे खाते हों, वो उनकी हिपोक्रेसी पे मैं क्या कहूं भाई। उनका गवर्नर खुद वो अफगानिस्तान में बैठे होते हैं, ज्यादा इस किस्म की बातें करना एक सेकंड नेचर बन गई है। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग बड़े बागैरत हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं, बड़े जफाकश हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ओरिएंटेड हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वही बलूचिस्तान है ना। अगर ये बात करते हैं पंजाबियों की, तो कोई मिसाल तो दे सकता है कि एक अंग्रेज वो था गवर्नर, उसको बहुत सारे बलूची सरदारों ने अपना घोड़ों के बजाय खुद आगे लग गए थे, उसकी गाड़ी को घसीट के लाए थे। लेकिन हम ये कहना नहीं चाहते, क्योंकि इंसानियत की, लोगों की तौहीन करने से बड़ी बेगैरती कोई नहीं हो सकती। ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। आप यू आर वेरी राइट को तो जी सर, मैं सिद्दीक साहब से आंसर लेके फिर आता हूँ। गजनफर साहब, मैं सिद्दीक साहब से आंसर ले लूँ फिर आता हूँ। सिद्दीक साहब,
हुकूमत कहती है कि जो आपने किया वो जलसी थी, 11 जमातों का आपने इत्तेहाद भी है और वो इतना बड़ा आप पावर शो नहीं कर सके। दो कि मैंने आपके अपने टेलीविजन पे दोनों पिक्चर्स आप लोगों की, जो आपकी तरफ से दावे किए गए, जो हुकूमत की तरफ से दावे किए गए, दोनों दिखाई हैं। तो आपका कमेंट चाहता हूँ, लॉन्ग मार्च के हवाले से वैसे ही ऐलान हो गया है तो कि 1 फरवरी को होगा, कितना टफ टाइम देने जा रहे हैं हुकूमत को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर साहब शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं लाहौर के जलसे में खुद मौजूद था। दाएं बाएं खूब 5-6 घंटे हम यहाँ जलसे में रहे, घूमे फिरे, किस तरह से लोग आ रहे थे। मैं अपना यादगार पाकिस्तान से बिल्कुल 500 गज के फासले पे मकान है मैं उसमें रहा और फिर उसके बाद वहां से निकला। तो आपने बिल्कुल आखिरी हिस्सा, जिसमें चूंकि कल यहाँ सर्द हवाएं भी चल रही थी मुसलसल और लोग 5-6 घंटे से बैठे हुए, 15-18-19 मुकर्ररीन थे। आप वो जलसे जो बड़े लीडर सारे ने जो जलसा दरमियान में है वो सारा मीडिया दिखाता रहा है। आप बहरहाल आपने सर, मैंने नवाज शरीफ साहब की स्पीच दिखाई है, नवाज शरीफ बहुत अहम स्पीकर थे। मेरा दावा और उनका दावा तो छोड़े ना, लोगों ने देखे हैं, जलसा देखा है, सारा पिंडाल भरा है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि जब सर्दी बहुत ज्यादा हो गई और देखा कि जलसा अब खत्म होने वाला है तो लोग चल पड़े। अब आ जाइए इस बात पर कि लॉन्ग मार्च का फैसला हो गया, तारीख आखिरी दे दी गई, तो इंशाअल्लाह जो हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। और आप जो कहते कहते रुक गए कि लोग तो इस तरह से अब रो रहे हैं, ये बातें सारी दुनिया को पता है। ये मेरे भाई अहमद जवाद साहब भी जानते हैं कि इस वक्त मईशत का क्या हाल है, सिद्दीक साहब मैं इस वक्त रोजगार का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है। जी हाँ, इन सबको पता है। बिल्कुल सिद्दीक साहब, मैं आपसे ये बात भी करूंगा, एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और आपसे मैं ये बात भी करूंगा कि क़यादत को इस्तीफे क्यों, स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे क्यों नहीं दिए जा रहे डायरेक्ट? अगर आप लोग इस बात पर डिटरमिन्ड हैं कि आपने हुकूमत गिरानी है तो बड़ा अच्छा चांस है आप लोग सावरे इस्तीफे दें और कुछ ना कुछ हिलजुल जरूर आप देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और लग ऐसा रहा है कि मामला जो हैं ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। क्या पीडीएम की क़यादत ये मुल्क धकेल रही है या हुकूमत की कोताही है इसमें? जवाद साहब, अगर इसी तरह मामलात रहे तो आप किस तरह से मुल्क को आगे लेकर चलेंगे? हमें पता है कि हमारे माशी तौर पर हम कमज़ोर हैं, हमारी मईशत को पे अप्स एंड डाउन रहते हैं। ये तमाम जलसे जुलूस, फिर वही लॉन्ग मार्च, ऐसा लगता है कि हम राउंड द क्लॉक मूव कर रहे हैं। कुछ थोड़े अरसे बाद फिर वही लॉन्ग मार्च कोई ना कोई लेके आ रहा है, उसी तरह एहतजाज हो रहे हैं। किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखें, इस लिहाज से तो आप ठीक कहते हैं कि 2019 में भी एक लॉन्ग मार्च आया था और फिर वापस भी चला गया था, 2020 में भी आ गया, 2013 में भी आया था। 2013 तो चलें, अब हम 18 से आगे, क्योंकि आपने पीटीए के हवाले से सवाल किया है। अच्छा, तो अब ये तो एक अपोजिशन की तरफ से एक मुसलसल ये कोशिश है कि किसी तरह से इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। आगे कैसे चलना है, मेरा ख्याल है कि वो तो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान में इकॉनमी के हवाले से जो इस वक्त इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अगर आप कोरोना के हवाले से देखें तो बड़ा अच्छा इस हुकूमत की स्ट्रेटजी साबित हुई है, तारीफ़ें हुई हैं। कंपैरेटिवली हमने अपने हमसाया मुल्कों से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है और बाकी दुनिया से भी। अगर इकनॉमिक इंडिकेटर्स की तरफ आएँ तो देखें, आपका इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात किया, आज ही की खबर है जी कि जो है बिजली जो है 1 रुपया महंगी कर दी है
और वो तेल की मद में आपने इजाफी चार्जेस लगाए हैं। सर चीनी आपने सस्ती कर दी है नो डाउट, लेकिन फिर बिजली महंगी कर दी है। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन लगे रहते हैं, स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है? देखें, जहाँ तक तो बिजली का ताल्लुक है, ये इन्हीं दो हुकूमतों की वजह से तो आज भुगत रहे हैं आप। ये बिजली के जो IPPs के जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जो कि 90s की मिड से शुरू हुए, और उसमें ये सारी हुकूमतें गुजर गईं, किसी ने आज तक इस पे एतराज़ नहीं किया। वो 26 रुपये और वो 25 रुपये % जो है, और 18 रुपये % जिस पे आप बिजली के आप कह रहे हैं IPPs पिछली हुकूमतों की जानिब से, और उन IPPs को अगर रिप्लेस करना है तो हमें सस्ती बिजली पैदा करनी पड़ेगी। सस्ती बिजली पैदा करने के लिए जो है वो डैम्स का आपके सामने ऐलान हो चुका हुआ है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। लेकिन गजनफर साहब, अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से, सोलर अल्टरनेट हमें एनर्जी के सोल्यूशन हवाले की से तरफ जरूर जाना हम आ चाहिए। जा रहे हैं। गजनफर साहब आपकी जानिब आऊंगा। गजनफर साहब, ये तो हुकूमत, ये पावर कॉरिडोर्स की बातें हैं, कौन हुकूमत में आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी हुकूमत गिरानी है। आम आदमी को कंसर्न अपनी दाल, रोटी, आटा, चीनी, बिजली, पानी, इन चीज़ों से है। इनको कौन एड्रेस करेगा? हम हर थोड़े अरसे बाद एक धरना देखते हैं, हम हर थोड़े अरसे बाद एक एहतजाज देख रहे हैं, इनको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, पहले तो मैं एक चीज आपको बड़ा इम्पार्शली कहना चाहूंगा। वो ये कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी 20 से 25 हज़ार लोग थे, ऑपोजिशन कह रही है जी जलसा भरा हुआ था। मैं भी इंसिडेंटली वहां पे मौजूद था और बड़ी देर मौजूद रहा। तो मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी चले जाएं तो 20,000 से भी निकल आए, आप बाकी से भी निकल आए। अगर आप 55,000, 50,000, दुनिया टीवी ने भी कुछ क्लेम किए थे, उस पर भी चले जाएं तो उसको 11 से डिवाइड कर लें तो आपको पता चलेगा कि 11 अगर पार्टियां थी या 3 मेजर पार्टी थी, तो अगर वो 5-5 हज़ार भी लोग लेके आए तो क्या इट इज वर्थ इट? क्या वो वाकई इस तरह? क्योंकि नेचुरली मुस्लिम लीग नून तो कहेगी कि बहुत बड़ा जलसा, रहमान भी कहेगा कि बहुत बड़ा जलसा था, बिकॉज दे आर, उनकी इज्जत एट स्टेक है। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि इट वाज इंसल्ट टू अ जलसा जहाँ पे 11 पार्टी इन्वॉल्व थी। और ये मैं बड़ा इम्पार्शली कह रहा हूँ, लोगों को हकीकत पता होनी चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जो मर्जी कहें, गवर्नमेंट जो मर्जी कहे, हमें ना उसकी तरफ देखना चाहिए। और टीवी के कैमरे ने भी बड़ा दिखाया। फिर वहां पे एक और बड़ी बदनज़मी ये थी कि लोग आखिरी तकरीरों के पहले कुर्सियां उठा के 6-6 कुर्सियां उठा के वहां से चले गए। ये तो जलसे की टोटल ये कंडीशन थी। बहुत सारी चीजें सामने आई। अब उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के जलसे अगर होने हैं तो प्लीज 10 जलसे और करें ताकि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आए। और लेकिन उस जलसों में मैं चाहूंगा ये कि जो जिन इश्यूज की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, वो इश्यूज हैं जो इन्फ्लेशन के कॉमन आदमी की वेलफेयर से ताल्लुक रखते हैं। उसमें चाहे बिजली हो, उसमें चाहे आटा हो, उसमें चाहे चीनी हो, उसमें चाहे आप आज लाहौर में निकले, मैं ऐसी गुजर रहा था एक सड़क से, तो वहाँ मैंने कुछ ये जो चिकन की दुकानें होती हैं उनके ऊपर आजकल उन्होंने रोड रेट बाहर लगाए होते हैं बड़े बड़े। तो आप कैन यू इमेजिन कि 318 रुपीज आज चिकन का रेट है। अब आप बताइए, कॉमन आदमी बीफ तो खाता नहीं है, बीफ खाता है, चिकन खा लेता, तो वो क्या करेगा? मटन तो बहुत से दूर है सर, 1200 रुपए किलो कौन लेगा? अपोजिशन को मैं चाहूंगा कि वो अगर जलसे कर रही थी तो इस पे तादाद बहुत ज्यादा होती अगर वो उन इश्यूज की तरफ कंसंट्रेट करते जो कॉमन आदमी की वेलफेयर से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ तो पूरे जलसे में या बाप की बात हो रही है, या अपनी बात हो रही है, अपनी बड़के मारी जा रही हैं, या अपनी तारीफें की जा रही हैं कि जी मैंने ये लंका ढा दी, मैंने ये कर दिया, हुआ कुछ भी नहीं। अगर इस तरह के जलसे करने हैं तो प्लीज 10-20 और जलसे करें। और इसी तरह के जलसे करने हैं तो 2-3 और लॉन्ग मार्चेस, 2-3 लॉन्ग मार्च। सिद्दीक साहब, ये पहले भी पॉइंट उठाया गया है कि आपके जलसों में ज़्यादातर बात होती है पॉलिटिक्स के हवाले से, पावर पॉलिटिक्स पे बात होती है कि फलां ने ये कर दिया जी, फलां मैडलिंग कर रहा है जी, फलां के कहने पर जी आए थे बंदे। लेकिन आम आदमी के मसाइल, आम आदमी के जो परेशानियां वो तो उधर की उधर ही हैं। हम क्यों नहीं इतना ज़्यादा फोकस कर पाते आम आदमी के मसाइल पे? मैं ये बिला इम्तियाज सब पार्टियों से मेरा ये कहना है कि आप लोग क्यों नहीं फोकस कर पाते हैं? देखिए, मैं आपके सवाल का बराह रास्त, अब अगर कोई आदमी तकरीरें न सुने और अपने अपने अंदाज में बात करनी है, कोई नई बात कहनी है, वो अलग बात है। उनमें मसाइल पे बात होती है कि इस वक्त क्या रेट है, किस चीज का है, हमारे दौर में क्या था, गलती क्या है,
और जो लोग ये कहते हैं ना कि जी हुकूमत के साथ कोई ताउन नहीं, तो हुकूमत के साथ तो ताउन, आप पहले 1.5 साल तो हमने ताउन किया। पहले तो मैं फिर दोहराऊंगा, यहाँ तक के बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपना इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इक्तिसादी चार्टर के लिए शहबाज शरीफ ने कहा। उसके अलावा जब धरना दिया तहरीक लबैक ने, सारी अपोजिशन ने साथ दिया गवर्नमेंट का, तो ये न कहें हमने साथ दिया कि कुछ करके दिखाओ। अब इस बात पे आ जाएं जो आपने फरमाया है, इन्होंने मेरे दोस्त ने जवाब साहब ने, बिजली जो है हमारे दौर में 8 रुपए यूनिट, 1200 जो है वो अरब रुपए इनको सर्कुलर डेट मिला। अब आज के 1 रुपए से 20 रुपए यूनिट और 2500 अरब रुपए सर्कुलर डेट भी हो गया है। आपने रेट भी दुगने से ज्यादा बढ़ा दिया और साथ सर्कुलर डेट भी बढ़ गया है। फिर ये फरमाते हैं कि जी हम डैम, भाई डैम जो है वो हमारे दौर में जमीन खरीदारी करके बहुत सी चीजें क्लियर करके 46 अरब रुपए बजट में थे। अब 2.5 साल उसको हो गए हैं आपको। इन 2.5 सालों में आपने चले डैम की कोई एक ईंट भी रखी है, द्यामर बाजा डैम की, ये सारा कुछ तो मौजूद थे, पैसे रखे हुए थे। आपने क्या किया? वो 10 अरब रुपए सो कार्ड वो भी जमा करके चले गए एक चीफ जस्टिस नाम के साहब। तो अगर वो 46 और 10 56 अरब रुपए में से कितने आपने द्यामर बाजा डैम, आप 2.5 साल हो गए हैं, क्या किया आपने? इससे पहले आपने 350 डैम खैबर पख्तूनख्वा में बनाने का ऐलान किया था। अच्छा, आप दूसरी इस बात पे आ जाइए कि अभी आपने जिक्र किया 1 रुपए यूनिट बिजली, 7, अब आ रही है खबर 7 रुपए पेट्रोल भी ये महंगा कर रहे हैं। सर पेट्रोल के हवाले से तो कल रिपोर्ट भी आ रही है, पेट्रोल के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि वो रिपोर्ट पब्लिक करें, उस पे करेंगे। स्पीकर को क्यों इस्तीफे नहीं दे रहे? अब मैं उस सवाल का जवाब दे दूं जी। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हर बंदा इंफरादी तौर पर जाए और जाके इस्तीफा दे आए। नहीं तो 31 को पार्टी की आदत आपकी दे देगी स्पीकर को इस्तीफे इकट्ठे। जवाब सुन ले, पहले इस्तीफे के सारे साहब जाएंगे जमा कराने के लिए। 31 को ऐलान भी कल हो गया है कि जब लॉन्ग मार्च को जाएंगे इस्तीफे साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अगर पहले देते तो लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सिंध असम्बली तोड़ दें, इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ दें, सेनेट के इंतखाबात। अच्छा, ये आपकी तजावीज देखिए ना। अब सियासत जो है ना, जब 11 पार्टियां जमा है तो उन्होंने अपने बानी मशावरत चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया। सिद्दीक साहब, हमने ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊंगा, एक हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, कामयाबी एक तरह से हमारी। यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक बड़ा फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है भारत के हवाले से, इस ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। आलमी सतह पर एक अच्छी पेशरफ्त के हवाले से बात करेंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट ने जो जालसाज खबरों का नेटवर्क था भारत की जानिब से, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जो रिपोर्ट निकाली थी, यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा कि उस पर तहकीकात की जाए और भारत किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा था और भारत अपने मकासद को प्रमोट करने के लिए किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को धोखा दे रहा था। इस मामले की अब आलमी सतह पर तहकीकात होंगी और देखा जाएगा कि किस तरह से ब्लफ करने की भारत की जानिब से कोशिश की गई। पाकिस्तान एक हाइब्रिड वॉर की सिचुएशन में, और इस हाइब्रिड वॉर में हम देखते हैं कि जालसाजी के ज़रिए फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। फिर जब आप ये तमाम चीज़ें करते हैं NGOs के साथ मिलकर, जब आप एक फेक नैरेटिव लेकर चल रहे होते हैं तो उससे नुकसान भी होता है। तो हमें ये भी ज़रूरत है कि अपने सोशल मीडिया के हवाले से एक अच्छी रेगुलेशन हो, ऐसी रेगुलेशन जिससे हम कहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी आँच नहीं आ रही, लेकिन मामलात रेगुलेट होने चाहिए। गजनफर साहब की जानिब जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो नई डेवलपमेंट आई है, हमने EU से मुतालबा भी किया था कि फेक खबरों का जो ये नेटवर्क है ये भारत की जानिब से पकड़ा गया है और अब इस पर तहकीकात होंगी,
हमने डोजियर के हवाले से पूरी दुनिया को शवाहिद बताया, उस पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हमने ये देखा कि उसी के फौरन बाद हमें एक प्लस पॉइंट मिल गया और हमारे मौक़िफ़ की तायीद हो गई। किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को सर? क्या ये एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। और देखिए, भारत की तरफ अगर आप देखते हैं ना, तो सिर्फ ये चीज़ें आज की नहीं हैं, ये बहुत माजी में बहुत अरसे से ये चीज़ें होती चली आई हैं। अभी कुछ 6 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, दुनिया का एक बहुत बड़ा अमेरिकन ऑपरेटेड है, वहाँ से रिपोर्ट दिखती कि भारत के 44 बैंक हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। फिर आपने उसके साथ देखा ये क्रिकेट के अंदर जितना बैटिंग होती थी, उसके जितने कॉल हाउसेस थे वो या दुबई में लोकेटेड थे या भारत में लोकेटेड थे। अभी अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट की एक स्पोक्स वुमन है, उनका एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने एक नेटवर्क का इंकशाफ किया है जो भारत के सेलुलर नेटवर्क था, इसी तरह कॉल सेंटर्स का, जो इंडिया से चल रहा था। वो अमेरिका में लोगों को रिंग करते थे। जब ट्रंप आया तो जब इमिग्रेशन के जो नए कवानीन आए, डिपोर्टेशन पे जो चीजें हुई, तो वो उनको रिंग करके पैसे मांगते थे कि हम आपकी डिपोर्टेशन रोक देंगे, हम आपके केसेस लड़ेंगे, और बड़े सारे पैसे उन्होंने बटोरे। उसमें जितने कितने इन्वॉल्व उसके रैकेट में लोग इन्वॉल्व थे वो सारे इंडियन ऑपरेटेड थे, वो इंडिया से चल रहा था, उसमें इंडियन बहुत सारे अभी गिरफ्तार भी हो रहे हैं। और इसके बाद ये यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, फिर आपने देखा जो उससे पहले यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट वाइस कमीशन की जो रिपोर्ट आई, जिसने कहा कि कश्मीर में किस तरह जुल्म हो रहा है, किस तरह लोगों को मारा जा रहा है, बर्बरती। और इससे पहले यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट आई, और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो केस पेश किया गया अपना कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम हो रहा है, और इंडिया के अंदर जो अक़लियतों के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, और जो नया जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लॉ बनाया है, उसके ऊपर कहा गया कि बेसिक राइट्स को जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है, बेसिक राइट्स के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके साथ साथ दुनिया में एक और रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा जी भारत के अंदर कश्मीर में 11 बहुत ही निहायत तजलील शुदा, बहुत जलील किस्म के, बहुत नैरो माइंडेड, बहुत मजालिम वाले जो 11 कवानीन जो आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट से शुरू होते हैं, और J&K पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट और जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और कोटा, वहां तक जाते हैं जहां पे सिर्फ इंसानियत की तस्दीर नहीं होती बल्कि उसको बुरी तरह से मस्क किया जाता है, इंसानियत को मस्क किया जाता है। ये उस रिपोर्ट के अंदर आजाद थे। और इसके साथ साथ जो 76 डिस्ट्रिक्ट्स में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है, इस वक्त इंडिया में 26 इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही है। वहां पे छत्तीसगढ़ से ऊपर जाए वो रेड कॉरिडोर इलाका डिक्लेयर हुआ है। तो इंडिया का जो चेहरा था वो तो दुनिया में पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, उनका गंद बाहर के निकल के आ गया। उस गंद के अंदर उनकी अपनी जात का गंद शामिल है, उनकी जो क़यादत के अंदर जो गंद उनके अंदर बड़ा हुआ है, जो ज़ियालत दिलालत और कमीनगी इनके अंदर बड़ी है, वो सामने। जो नरेंद्र मोदी के ऊपर जो कालक लगी है कि आधा टाइम मैगजीन ने, न्यूज वीक ने जब उसकी तस्वीर छापी तो आधा चेहरा जो है वो छापा एडोल्फ हिटलर का, और आधा चेहरा छापा नरेंद्र मोदी, और जहां नरेंद्र मोदी का चेहरा छापा उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ काला कर दिया। जब उसने बरतानिया में विजिट किया वहां पर तस्वीरें लगी, वो भी आपको याद है। तो ये जो इंडिया की क़यादत जो मजहब को इस्तेमाल कर रही है दहशत गर्दी के लिए, देखिए मजहब अमन का पैगाम देता है, कोई भी दुनिया का मजहब उठा लें, उसमें किसी भी मजहब की टीचिंग्स में किसी भी तरीके कार से जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें नहीं रकम की जाती। वो की गई या रेस के मामले के ऊपर आप जब जाते हैं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप हिटलर का जिक्र करते हैं, मैस्लेनी का जिक्र करते हैं। इस दौर में अगर जी सर, मैं आपका पॉइंट आ गया। मैं जवाद साहब की तरफ जाता हूं कि हुकूमत इस पर क्या लाए अमल इख्तियार करेगी, और हुकूमत ने सोशल मीडिया के हवाले से जो बिल की बात की गई थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की गई थी, 2020 का ये मामला था, तो वो उसकी अपडेट क्या है, कहां तक पहुंचा वो मामला? देखें, सोशल मीडिया के हवाले से एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने वो तो पेश कर दिया है, और उसके हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी एक बनी हुई है वो उसका देख रही है। उस पर कुछ एतराज़ात जो हैं वो आए थे, उनको भी रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से मेन चीज़ जो हमें अब अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 9 करोड़ के करीब सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं, और हर महीने तकरीबन 20 से 25 लाख सब्सक्राइबर का उसमें इजाफा होता है। और इसका मतलब ये है कि 9 करोड़ लोगों को आपने माइक भी दे दिया और पेन भी दे दिए। तो इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मीडिया को रेगुलेट किया जाता है। जो चीज़ मीडिया के ऊपर आप नहीं कह सकते वो आपको सोशल मीडिया पे भी नहीं कहनी चाहिए,
यानी गाली गलोच आप नहीं कर सकते मीडिया के ऊपर, आप बग़ैर किसी एविडेंस के बेजा इल्ज़ामात नहीं लगा सकते मीडिया के ऊपर। तो सोशल मीडिया पे भी ये होनी चाहिए, इज़्ज़त महफूज होनी चाहिए, लोगों की प्राइवेसी महफूज होनी चाहिए। ब्लास्फेमी के हवाले से और इस्लामिक वैल्यूज़ के हवाले से, हमारी सोशल वैल्यूज़ के हवाले से, इन सब चीज़ों को हमने ज़ाहिर है कि इनको रेगुलेट करना है, खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता। और पूरी दुनिया, आर यू श्योर कि आप अपने टेन्योर में इसको मुकम्मल तौर पर एड्रेस करके इम्प्लीमेंट करा सकेंगे, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स? जी देखें, मैं देख चुका हूँ, आप बल्कि ख़ुद भी देख सकते हैं, पीटीए की वेबसाइट पे वो ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। और इसको मेरा अपना ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध और महीना लगेगा इसको फाइनलाइज करने में। ठीक। उसको फिर इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, और इम्प्लीमेंटेशन में भी बड़ी एक फेयर ग्राउंड्स दी जा रही हैं। ठीक। आप को इखलाकी लिहाज से पाबंद किया जाएगा, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं आपसे छीनी ये जाएगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले पर सिद्दीकुल फारूक से राय लेते हैं। सिद्दीक साहब, आप कहीं ये तो नहीं समझते कि वॉइस ऑफ डाइसेंट वो ख़त्म हो जाएगी? और आप लोगों ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोगों के जलसे को सही तरह से नहीं दिखाया गया, प्रेशराइज किया गया, तो इस पे आपके कमेंट चाहूँगा सर। देखिए, जलसे की तो बात है कि जलसा नहीं हुआ था, पंजाब का जलसा में काम शुरू ही हुआ। जब मैं इस बात पे आता हूँ, जो हमारी एक कामयाबी है अल्लाह ताला ने जिस तरह भी दी कि मोदी और इंडिया बेनकाब हुआ है, यूरोपियन यूनियन के जरिए हुआ है, और ये हमें काम करना चाहिए, क्योंकि दिलत वहाँ महफूज नहीं है, वहाँ मुसलमान महफूज नहीं है, सिख नहीं है, क्रिश्चियन महफूज नहीं है। तो इस तरह से, बल्कि उनके कुछ हिंदुओं के और भी हैं किस्में जो महफूज नहीं है। तो इसको, इस पे हमारी हुकूमत को, हमारी एजेंसियों को जो इंटेलिजेंस की बिलखुसूस हैं, उनको मवाद इकट्ठा करके आलमी सतह पे ये जो है वो प्रोजेक्ट करना चाहिए, और इसके साथ मईशत हमारी मजबूत हो, हमारे आइन और कानून की हुक्मरानी हो, ताकि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का चेहरा एक जमहूरी, आइनी, तरक्की याफ्ता मुल्क का चेहरा हो। उससे हमारा असर रसूख बढ़ेगा, और भारत को जो इंतहा पसंद बिलखुसूस मोदी जालिम के दौर में जो उसने तरीका इख्तियार किया है जुल्म का, उस पे खिलाफ हमें कामयाबी। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमद जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गजनफर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो गया है, और पाकिस्तान को चाहिए डिप्लोमेटिकली इस मामले को आगे लेकर चले, ताकि भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो। और यूरोपीय यूनियन के इस फैसले के बाद यकीनन भारत का चेहरा पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से रियासती सतह पर जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। कमर ज़ैदी को इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।